हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लू बटरफ्लाई टेल्स। मैं सुरभि, आपकी स्टोरी टेलर। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी कहीं ना कहीं ठीक हूँ। तो शुरू करते हैं स्टोरी बिना टाइम वेस्ट किए। प्यार एपिसोड नंबर 7। थोड़ी सी ब्रीफ दे देती हूँ प्रीवियस पार्ट की कि ईशा बहुत ज़्यादा रूड बिहेव कर लेती है रिया से। रिया ने ये चीज़ एक्सपेक्ट तो नहीं की थी क्योंकि रिया बहुत ज़्यादा ये होता है सरल मन से गई थी ईशा के पास, लेकिन ईशा एक बोलते हैं ना पर्सनल अटैक कर देती है उसकी फैमिली के बारे में। या उसके पास जाती है, मतलब घर जाती है उसके भाई के पास, और तब हम लोग को ये पता चलती है कि रिया और उसके भाई बायोलॉजिकल सिस्टर और ब्रदर नहीं थे। तो ये दोनों बात करते हुए सो तो जाते हैं उस रात। अब आगे सुनते हैं। ईशा की माइंड में सिर्फ रिया की बात घूम रही थी कि वो कैसे बोली थी कि आप सबके साथ सही हो लेकिन मेरे साथ ही नहीं। ईशा हक तो कर लेती टीना से, लेकिन उसकी माइंड में रिया ही थी। टीना ईशा को छोड़ती हुई बोलती कि ईशू बेबी, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम मेरी तरफ ध्यान ही दे रही हो। तुम टेंशन में हो ना, टेंशन मत करो ना, कुछ नहीं होगा, सब कुछ सही हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, इसलिए मैं बोलती हूँ कि शादी कर लेते हैं। तुम ही नहीं सुन रहे हो, ठीक है शादी मत करो, एंगेजमेंट ही कर लेते हैं ना। एंगेजमेंट करने के बाद कुछ हम लोग सही हो जाएंगे, सब कुछ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगी। तब ईशा बोलती है कि साथ रहने के लिए एंगेजमेंट की क्या ज़रूरत है, तुम वैसे ही मुझे साथ दे सकते हो ना। तो टीना बोलती है कि हाँ मैं दे दूँगी तुम्हें साथ, मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, लेकिन सब लोग क्या सोचेंगे। तुम्हारी मम्मी की तो बात सुनो, तुम्हारी मम्मी कब से चाहती है कि हम दोनों की शादी हो जाए, लेकिन तुम ही तो नहीं सुन रहे हो। ईशा बोलती है टीना, मुझे अभी इस बारे में कुछ बात नहीं करनी, मुझे अभी रूम पर जानी है, मुझे बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रही है। ये बोलकर ईशा घूम जाती है, घूमकर जाने लगती है। फिर टीना क्या कहती, ईशा का बैग हक करती है, बोलती कि ईशू पे भी गुस्सा मत होना, मैं ऐसे नहीं बोलना चाहती थी। अच्छा ठीक है, आप जाओ घर पर रेस्ट करो, मैं अभी घर में जाती हूँ, तो कल बात करते हैं। ये बोलकर ईशा भी अपने रास्ते पे चली जाती है अपनी रूम की तरफ, और टीना आ जाती है नीचे। टीना अपनी घर चली जाती है, ईशा अपने रूम पर बैठ जाती है। वो टीना से बात तो कर रही थी, लेकिन हाँ ना, उसके माइंड पे रिया की बात ही घूमी जा रही थी। एक टाइम पे ईशा को ऐसा लगता है, ऐसा फील होती है कि क्या मैं सच में बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव कर रही हूँ मिस रिया से। मैं रिया से क्यों रूडली बिहेव कर रही हूँ, उसे तो कुछ पता ही नहीं है ना। और जो कुछ भी पता चली है ये लास्ट दो तीन दिन से। अगर वो चाहती है, अगर वो तो ऐसे ही मुझे बोली थी ना कि सब कुछ सही हो जाएगी, तो मैं उसके ऊपर इतनी गुस्सा क्यों हो गई। किसी के साथ फैमिली नहीं रह सकती तो क्या बात है, मैं उसके ऊपर इतनी गुस्सा क्यों हो गई। आई डोंट नो, आई थिंक आई शुड से सॉरी टू हर। फिर ईशा ही फिर से सोचती है मैं क्यों सॉरी बोलूँ, उन जैसे लड़की को कौन लड़की सॉरी बोलना चाहेगी। मैं सॉरी नहीं बोलती। ये बोलकर ईशा आती है, वो थोड़ी शावर ले लेती है, फ्रेश हो जाती है, उसके बाद वो सो जाती है। लेकिन माइंड में फिर से उसे रिया की याद ही आ रही थी। वो दूसरी साइड चलते हैं। रिया सो रही थी, सोने के वो देखती है कि साहिल उसे बहुत ही प्यारी सी हक करके सो रही है। रिया को कहीं ना कहीं अच्छी तो लगती है, लेकिन पता नहीं रिया के आंखों से ना थोड़ी सी आंसू आ जाती हैं। वो सोचती है कि जिसके पास पैसा नहीं है उसके कोई इज्जत तो नहीं है, ये तो पता थी मुझे, लेकिन जिसको फैमिली नहीं है उसका भी कोई इज्जत नहीं है। अगर कोई इंसान चाहे ना, फैमिली के बिना, पैसे के बिना, कोई इंसान अगर जीना चाहती है ना, तो इस समाज उसे जीने नहीं देगी। यही सत्य है, लेकिन प्रॉब्लम है इस सत्य को हम लोग मान नहीं पाते हैं। खुद से एक वादा लेती है रिया कि कुछ भी हो जाए, मैं कुछ भी करके हो मेरे भाई की ट्रीटमेंट कराऊंगी, और ट्रीटमेंट से मुझे कुछ भी करनी पड़े ना, मैं वो चीज़ करूंगी। ये सोचते सोचते ही रिया सो जाती है। नेक्स्ट डे होती है, रिया रेडी हो रही थी। रिया साहिल को पूरी तरह से रेडी करके उसे स्कूल बस पर छोड़ दी थी। रिया अपनी काम पर, मतलब ईशा के घर पर जाने के लिए पूरी तरह से रेडी हो चुकी थी। रेडी होकर वो
जो मिरर है ना, मिरर के सामने ही खड़े होकर वो बोलती है खुद से कि आज कुछ भी हो जाए, तू सिर्फ और सिर्फ अपना काम करेगी और उस तेरी ध्यान किसी की तरफ नहीं होगी, किसी की तरफ नहीं। तू अपना काम करेगी, फिर वापस चली आएगी और कुछ भी नहीं। ये बोलकर वो बाहर ही जा रही थी, तभी उनके तो घर की जो मालकिन है ना, वो फिर से आती है और बोलती कि हाँ जी, कहाँ जा रही है? आपकी तो दिखाई नहीं मिल रही है, ऐसा लग रहा है कि आप खुद भगवान हो चुकी हैं। और भगवान की जो साक्षात होती है तो वो तो मिल ही नहीं रही है हम लोग की। आप कहाँ जा रहे हो? और आपने क्या कहा था कि बहुत जल्द मुझे पैसा लौटा लेंगे, तो दो दीजिए, बहुत दिन हो गए, 3 महीने की भाड़ा बाकी है, वो कब दोगे आप? रिया बोलती कि 1 मिनट। ये बोलकर वो बैग से कुछ पैसे निकाल के उस मालकिन के हाथ में दे देती है। मालकिन वो पैसे घूमने लगती है, वो बोलती है कि ये तो 2 महीने का है और 1 महीना। तो रिया बोलती है कि ये पहले खर्च कर लीजिए, उसके बाद मैं दे दूँगी। और कुछ भी हो मैं दे ही दूँगी ना, आपके पैसा तो नहीं मार रही हूँ ना, और कहीं भी जा भी नहीं रही हूँ। तो मालकिन बोलती कहाँ जाऊँगी ये बस्ती को छोड़कर? जाने की जगह भी तो होनी चाहिए ना। तुम जैसे लड़के को घर कौन देगा? मैं ही बहुत ज़्यादा मेरी मन की हूँ कि मैं तुम जैसी लड़की को घर में दे हूँ। ना कोई बाप है, ना कोई जात है। ये बोलकर वो मालकिन चली जाती है। रिया को फिर से बुरी लगती है कि हाँ बिल्कुल, ना कोई बाप का साया है, ना कोई पैसे की साया है, कुछ नहीं है मेरे पास। ये दुनिया में हूँ यही बहुत बड़ी बात है। ये बोलकर रिया अपनी जो स्कूटी है वो स्कूटी लेती है और चली जाती है फिर ईशा के जो घर है वहाँ पर। वो सॉरी, रिया की स्कूटी है वो ईएमआई पे चल रही, वो बोल देती हूँ। तो रिया चली जाती है ईशा के घर पर। वो जाती है, नॉक करती है, वो अंदर जाती है। वो देखती है कि उसकी दादी और उसके जो पापा है, मतलब ईशा के दादी और ईशा के पापा दोनों मिलकर कुछ बात कर रहे थे। तभी रिया आती है और नमस्ते करती है सब लोग को और दादी को बोलती है कि अरे रिया, तुम अभी आई हो? क्यों आज तो छुट्टी ले पाती थी? कल जो हुआ मुझे तो लगा कि तुम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी हो, आज आने की क्या ज़रूरत थी? तुम तो ईशा को बोल देती कि आज छुट्टी दे दो। तो रिया बोलती है कि वो मैं जब ज्वाइन हुई थी तभी मुझे ईशा मैम ने बोल दी थी कि छुट्टी नहीं मिलेगी, तो मैंने पूछी ही नहीं छुट्टी के बारे में। तो दादी बोलते हैं असल में वो थोड़ी ज़्यादा खड़ूस है अपने काम को लेकर, लेकिन दिल से बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर तुम उसे समझ लोगे ना तो देखना कि वो जैसी लड़की तुम्हें मिलेगी ही नहीं। रिया बोलती है कि वो मुझे पता नहीं दादी, लेकिन मेरे लिए तो आपकी जो पोती है चुटकी जी बिल्कुल भी सही नहीं है, और सच कहो तो मुझे उनके बारे में कुछ बात भी नहीं करनी। तो दादी बोलती क्यों, कुछ हुआ है क्या? तुम मुझे कुछ भी बोल सकते हो। ओ चुटकी, तुमने कुछ बोली है क्या? मुझे बोलो, मैं उसे डांट लगाऊंगी। तो रिया बोलती है छोड़ दीजिए ना दादी, कुछ भी होते नहीं नहीं। तुम कितनी ज़्यादा अच्छी डेकोरेशन की है, कल रात को कितनी ज़्यादा अच्छी पार्टी हुई है, और तुम बोल रहे हो कि ईशा ने तुम्हें इस बात में डांटा है? देखती हूँ ईशा को तो रिया बोली नहीं नहीं दादी, उसने मुझे डांटा नहीं है। तो फिर कुछ तो किया है ना? तो उसी वक्त उसके पापा बोलते हैं कि ईशा ने तुम्हें कुछ बोली है बेटी, तो मुझे बोल सकते हो, मैं ईशा से कुछ बात करूँगी। तो रिया बोलती है कि नहीं अंकल, छोड़ दीजिए ना ज़्यादा। बोलते बोलते नहीं नहीं तुम मुझे बोलो। तो रिया बोलती है कि प्लीज़ अंकल छोड़ दीजिए। उसी वक्त ईशा आती है नीचे अपनी फॉर्मल कपड़ों पे, एक ब्लैक ब्लेजर, अंदर एक वाइट शर्ट, एक ब्लैक पैंट। वो ऑफिस जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। वो नीचे आ रही थी तो रिया एक टक देख रही थी ईशा को, एक अलग सी एटीट्यूड के साथ आ रही थी। तो तभी उसकी दादी बोलती है आओ चुटकी, यहाँ पर बैठो। तो ईशा तो ऐसी खड़ी हो जाती है। दादी को बोलती है कि हाँ दादी, कुछ हुआ है क्या? तो दादी बोलती है कि यहाँ पर आओ और बैठो यहाँ पर। ईशा नोटिस करती कि रिया उसके पास ही बैठी हुई है। ईशा को थोड़ी सी खटकती है कि ये लड़की यहाँ पर क्या करके बैठी है, कुछ बोला है क्या? वो ज़्यादा सोचती नहीं है उस वक्त। ईशा आकर बैठ जाती है, वो बोलती है कि हाँ दादी। तो दादी बोलती है कि क्या है,
तुम अपनी एम्प्लॉय के साथ अच्छे से बात करना सीखो। क्यों उसे डाँटा है? किस बारे में उसको डाँटे हो?" तो ईशा चुप हो जाती है। बोलती कि व तो रिया बोलती है कि छोड़ दीजिए ना दादी, छोड़ दीजिए, मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो ईशा बोलते अगर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है तो कंप्लेंट करने की क्या ज़रूरत है मेरे बारे में? तुम खुद ही आकर मुझसे बात कर लेते। तो दादी बोलती है कि कैसी बात बोल रही हो तुम? अभी समझ में आ रही है। उसने मुझे कुछ नहीं बोला है। तुम्हारी जो ये हरकत है ना, मैंने बचपन से जानती हूँ तुम्हें। तुम खुद की जो गुस्सा है ना, वो दूसरों के ऊपर निकालते हो। ये तुम्हारी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तुम जिससे प्यार करते हो ना, तुम उसी ऊपर गुस्सा निकालते हो। तो रिया हैरान होकर दादी की तरफ देखती है और ईशा भी हैरान होकर देखती है कि दादी ऐसी कोई बात नहीं है। मैं उनसे क्यों क्यों प्यार करने लगूँ? वो मेरी एम्प्लॉई है। तो बोले मैं वो नहीं बोल रही कि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन मैं तो तुम्हें जानती हूँ ना कि तुम खुद के गुस्सा दूसरों के ऊपर निकालते हो। क्यों? खुद के गुस्से को कंट्रोल करने सीखो। तुम क्यों दूसरों के ऊपर दिखाओगे? बहुत गलत बात है। तो ईशा चुप हो जाती है। बोलती कि आप माफ़ी माँगो रिया से, वो तुम्हारी एम्प्लॉई है, तुम्हारी नौकर नहीं है। तुम उसको सैलरी देती हो इस बात की। तो कहीं न कहीं रिया की फ़ोटो में ना एक तीखी सी मुस्कान आ जाती है। ईशा ये चीज़ नोटिस करती है, वो बोलती है कि क्या? हँस क्यों रही हो? मुझे दिख रही है तुम्हारी स्माइल। तो रिया अपनी स्माइल को छुपाने की कोशिश करती है। तो ईशा बोलती है कि मुझे नहीं बोलनी सॉरी। मैं सोच रही थी सॉरी बोल दूँगी, लेकिन अभी आपकी कन्वर्सेशन के बाद तो मैं बिल्कुल भी उसे सॉरी नहीं बोलूँगी। तो दादी बोलती है बहुत गलत बात है चुटकी, बहुत ज़्यादा गलत बात है, तुम कब बड़ी होगी? तो रिया बोलती है कि छोड़ दीजिए ना दादी। असल में आपकी पोती है ना चुटकी, चुटकी तो चुटकी ही है ना, वो छोड़ दीजिए, मुझे उनकी सॉरी नहीं चाहिए। तो ईशा बोलती है तुम बोलना क्या चाहते हो? चुटकी तो चुटकी है। एक मिनट, अगर तुम मुझे कुछ अलग सलग बोलना चाहती हो ना तो मुझे सीधा बोलो। तो रिया बोलती है छोड़ दीजिए ना मैडम, मैं आपसे सॉरी उम्मीद भी नहीं करती हूँ। असल में क्या बोलूँ, तो आप जैसे इंसान सॉरी बोल भी सकती है वो मुझे ठीक पता नहीं है ना। ये बोलकर रिया अपने काम की तरफ चली जाती है। ईशा बोलती कि बोलना क्या चाहती है? मैं सॉरी नहीं बोल सकती? मैं सॉरी बोल सकती हूँ। ये बोलकर वो भी रिया के पीछे-पीछे जाने लगते हैं। वो बोलती कि एक्सक्यूज़ मी, मैं बोल सकती हूँ। ये बोलकर वो रिया के सामने खड़ी हो जाती हैं और बोलती कि आई आई एम आई एम। तो ये बोलकर ईशा हकलाती रहती है। तो रिया एकटक ईशा को देखती है। फिर से बोलती है कि वो आई एम आई ये एक्चुअली, ये बोलते-बोलते रिया बोलती है कि 1 मिनट थामिए, मुझे आपसे सॉरी नहीं चाहिए। प्रॉब्लम इज़ जब बात की एहसास हो ना, फिर सॉरी बोलना सीखिए। अगर बात की एहसास ही ना हो, तो सॉरी बोलकर कोई फ़ायदा नहीं है। ये सब मत कीजिए। अगर आपको एहसास नहीं है कि आपने कुछ गलत किया है या कुछ गलत बोला है, तो प्लीज़ मत कीजिए ये सब। तो फिर से ही चुप हो जाती है ईशा। रिया बोलती कि आप जाइए, मुझे अभी क्या काम करनी होगी आप मुझे बोल दीजिए, क्योंकि ऑब्वियसली निशा जी की पार्टी तो ख़त्म हो चुकी है और अगर अभी कुछ है तो बोल दीजिए। तो बोलती कि दादी की बर्थडे आने वाली है परसों, तो उनका अरेंजमेंट कर लीजिए। तो रिया बोलती कि तो दादी को क्या-क्या पसंद है, क्या-क्या नहीं, वो जाकर बोल देते। तो एक सर्वेंट को बुलाती है ईशा। वो बोलती है कि मैडम को जो कुछ भी जानना है, सुनना है, तो सब कुछ बोल दो। ये बोलकर ईशा घूम जाती है, घूमकर वो जाने लगती है अपने ऑफ़िस की तरफ। ईशा चली जाती है। अपनी गाड़ी में बैठकर वो सोचती है कि एक सॉरी नहीं बोल सकती क्या मैं? पता नहीं। ये बोलकर अपने ड्राइविंग सीट पर बैठते वो सीधा निकल जाते अपनी ऑफ़िस की तरफ। पूरा दिन सब लोग अपना-अपना काम कर रहे थे। रिया अपनी काम कर रही थी, ईशा अपनी काम कर रही थी। शाम की वक़्त होती है। ईशा ड्राइव करते हुए घर की तरफ आ जाती है। रिया अपने काम ख़त्म करके वो बाहर की तरफ जा रही थी। रिया नोटिस करती है गाड़ी आई है। वो क्या करती है, जो दरवाज़ा है ना, वो दरवाज़ा थोड़ी-सी ज़्यादा खोल देती है, जैसे ईशा की जो कार है वो अंदर आ जाए आराम से। ईशा अंदर आने के बाद वो रिया की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि ये सब करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड है, आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं थी।
तो रिया बोलती है कि मैंने इतना कुछ सोचकर नहीं की थी, मुझे लगा कि करनी चाहिए तो मैंने किया है। तो इस बार ईशा बोलते हैं कि इस बात पे मुझसे ये उम्मीद मत कीजिएगा कि मैं आपको थैंक यू बोलूँगी। तो रिया बोलती है कि पता है मैंने जब से आपसे मिली हूँ ना, आपसे मिलने का मेरा 1 हफ्ते होने को है। 1 हफ्ते में ना मैं ना आपसे कुछ उम्मीद ही नहीं रख सकती हूँ। मुझे नहीं पता कि कोई भी इंसान आपसे कुछ उम्मीद रख भी सकती है कि नहीं। ईशा को थोड़ी हैरान हो जाती है। वो बोलती है कि तू बोलना क्या चाहती हो? तो रिया बोलती है कुछ नहीं। अगर आपको उस बंद की अक्ल है ना तो आप बात को समझ जाएगी। ये बोलकर रिया निकल जाती है। वो अपनी स्कूटी पकड़ती है और सीधा अपने घर की तरफ चली जाती है। ईशा को बात बहुत अजीब लगती है कि मतलब क्या है, मेरे से कोई इंसान उम्मीद नहीं रख सकती। ये बोलकर अंदर ही जा रही थी तभी उसके निशा के साथ टक्कर होती है। बोलती ईशा बोलती है क्या है, देख कर चल, अगर टकरार हो जाती, अभी गिर जाती, किसी को लग जाती, अब क्या होती। तो निशा बोलती ओहो दी, आप इतनी ज़्यादा सोचती हो ना, इसलिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इतनी मत सोचो ना। वो चली गई क्या रिया? तो ईशा बोलती है हाँ रिया चली गई, क्यों? तो ईशा बोलती है अरे यार मुझे उनसे बात करनी थी। तो ईशा बोलती है तुझे उससे बात करनी थी, क्यों? तो बोलती कि अरे मुझे लगा, मैंने सोचा कि मैं उनको साथ थोड़ी घूम कर आऊँ। तो ईशा एक तीखी की नज़रों से देखती है निशा की तरफ, बोलती है कि क्या? तो निशा बोलती है मैंने लगा मतलब घूम कर आओ ऐसे दोस्ती की खातिर। असल में कल रात को वो मुझे बहुत ज़्यादा मेंटल सपोर्ट दे रही थी, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मैं उनसे कुछ पूछ सकती हूँ, उसे बाहर देकर जा सकती हूँ, कुछ खिला सकती हूँ, कुछ दिला सकती हूँ। तो मुझे ये चीज़ लगा तो चली गई ना। अरे यार ठीक है कोई बात नहीं, कल तो आ जाएगी ना, तो कल बात कर लेंगे। तो ईशा बोलती है 1 मिनट। ईशा बोलती कि हाँ दी। तो बोलती कि कल रिया का कुछ काम है मेरे साथ, तो कल नहीं होगी। ये बोलकर ईशा जा रही थी। रिया तब निशा बोलती कि ठीक है तो परसों ठीक है। तो ईशा घूमती है और बोलती है कि याद नहीं है क्या, परसों दादी की जन्मदिन है। तो निशा बोलते हाँ ठीक कह रही है, दादी की तो जन्मदिन है, दादी के लिए कुछ गिफ्ट नहीं लेकर आई हूँ। ठीक है कोई बात नहीं, तो परसों नहीं नेक्स्ट डे हो जाएगी ना। तो ईशा बोलती है कि नेक्स्ट डे भी काम है रिया की। तो निशा बोलती है कि दी आप एक साथ कितने सारे काम देती हो रिया को, रिया की कोई टाइम नहीं है क्या? तो ईशा बोलती है नहीं कुछ टाइम नहीं है। तो निशा बोलती है दाल में बहुत ज़्यादा काला है, आपको पता है? तो ईशा बोलती है मतलब? तो बोलते कि रिया जी का टाइम नहीं है ना, आप नहीं चाहते कि रिया जी मेरे साथ निकले, मेरे साथ बाहर जाए, आप ये नहीं चाहते ना। तो ईशा चुप हो जाती है और निशा आकर बोलते कि ये मत भूलिए कि आपकी गर्लफ्रेंड है और कुछ दिनों बाद आपकी एंगेजमेंट होने वाली है। तो ईशा बोलती कि शट अप, तुम्हें क्या लगती है कि मैं उस लड़की से प्यार करने लगूंगी, उसे पसंद करने लगूंगी? कभी भी नहीं। उन जैसे लड़की को कोई मगर पागल भी उसे प्यार ना करे। कुछ भी बोल रही है क्या? और मुझे अभी ये शादी वादी कुछ भी से नहीं पढ़नी है और किसी भी तरह से नहीं पढ़नी है, और मुझे पता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है। ये बोलकर ईशा ऊपर चली जाती है। निशा बोलती है हाँ इतनी ज़्यादा गुस्सा होने की क्या बात है, आराम से ही बोल सकती है। बहुत गड़बड़ है, बहुत ज़्यादा, दादी को बतानी होगी। ये बोलकर निशा से सीधा चली जाती है उसकी दादी की तरफ। दादी को सब कुछ बताती है। दादी बोलती है कि पता है मुझे कभी कभी लगता है कि ईशा के लिए ट्रीना सही नहीं है। ट्रीना सिर्फ उसे उसकी दौलत से, उसकी रेपुटेशन से प्यार करती है, लेकिन उनसे ईशा से प्यार नहीं करती। मैं चाहती हूँ ईशा की लाइफ में ऐसी इंसान आए ना जो ईशा को समझे, जो ईशा के ऊपर ध्यान दे। इतनी सालों से लड़ाई करते करते ना ईशा खुद के ऊपर ध्यान देना भूल ही गई है। मैं चाहती हूँ कि वो अपनी तरफ ध्यान दे, वो अपनी दिल की बात समझे। कोई ऐसा इंसान आए जो उसकी दिल की बात को ना मुंह में आने के लिए साहस रखे, उसके दिल की बात को वो समझे। मैं ऐसी इंसान चाहती हूँ।
लेकिन पता नहीं वो इंसान कब आएगी। ना आ गई है रिया के रूप में। अब देखते हैं आगे क्या होती है ईशा की ज़िंदगी में। तो आज की स्टोरी ये तक रखते हैं, देखते हैं आगे एपिसोड में क्या होती है। तो स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।